वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 11 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, दिल्ली मास्टर प्लान 2041, G7 समिट, अरब इंडिया एनर्जी फोरम के बारे में, काजी कुंड बनिहाल टनल के बारे में और पक्के टाइगर रिजर्व। पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बारे में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा इनके नाम की सिफारिश कर दी गई है अगले कार्यकाल के लिए, यानी कि ये जो वर्तमान हमारे महासचिव हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको अगला कार्यकाल दे दिया गया है जो कि 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। या कि अभी जो है फॉर्मली है, यानी कि औपचारिक रूप से है। ये जो है रिकमेंडेशन, यानी कि UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा ये जो नाम की सिफारिश की गई है, कहाँ जाएगा यह जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाएगा, जिसके कुल 193 सदस्य होते हैं। ये जो 193 सदस्य है उनके द्वारा 18 जून को वोटिंग होगी और इसके बाद इनका जो चयन है वो हो जाएगा और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। बात करें इनके बारे में तो यह पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे और ये वर्ष 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। ये जो कार्यकाल होता है इनका, ऐसा तो फिक्स नहीं है कि ये 2 बार बनेंगे या 3 बार बनेंगे, लेकिन ये जो है जब भी कोई भी सचिव बना है तो 2 बार से ज़्यादा अब तक अपने पद पर नहीं रहा, यानी कि इनका टाइम लिमिट तो नहीं है कि 2 बार 3 बार बनेंगे, लेकिन अब तक 2 बार से कार्यकाल से ज़्यादा कोई भी नहीं रहा है और ये अभी 9वें UN के जो है महासचिव हैं। अब बात करते हैं इनके चयन की, तो इनके चयन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कौन? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो UNSC है इसके द्वारा जो है अपॉइंट तो नहीं किया जाता, लेकिन रिकमेंडेशन किया जाता है जनरल असेंबली को, और ये रिकमेंडेशन बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये जो है पांचों सदस्य, इसमें ऐसे तो 10 और 5 15 टोटल सदस्य होते हैं UNSC। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? 5 जो होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 जो अस्थायी होते हैं वो कौन है? USA, रसिया, चाइना, UK, फ्रांस, और 10 में हर वर्ष इसमें बदलते रहते हैं, जैसे इस बार भारत जो भी इसका सदस्य है अस्थायी में। तो 5 जो है ये तो फिक्स है कि ये नहीं बदलेंगे। इनके पास ये शक्ति है कि इन 5 में से कोई भी राष्ट्र वीटो ले सकता है, यानी कि 5 में से कोई भी राष्ट्र किसी भी नाम पर वो वीटो ले सकता है, उनके नाम को रोक सकता है, और अगर रोक दिया गया तो कोई भी उस व्यक्ति को नहीं बना सकता। तो ये है UNSC का पावर। बात करें इसके बारे में तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हमें देखा भी गया है वर्ष 1997 में, जब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इजिप्ट के बुटरस घाली जो थे उनके सेकंड टर्म को रोक लगा दिया गया था वीटो के द्वारा। इसी प्रकार से चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के वेल्डहिम के थर्ड टर्म को भी रोक लगा दिया था वर्ष 1981 में। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं जो कि वीटो के द्वारा रोका गया था। आप सोच रहे हो कि ये जो UNSC है इसमें तो 15 मेंबर है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो जो 10 अस्थायी, इनका क्या मतलब है? इनका भी मतलब है, क्योंकि जो भी नाम की सिफारिश UNSC करते हैं तो इनमें 5 की तो होनी चाहिए प्लस 4 और होनी चाहिए, यानी कि 10 में से 4, यानी टोटल जो रिकमेंडेशन चाहिए UNSC के महासचिव के लिए, तो कम से कम 9 लोगों की, यानी कि 9 देशों का समर्थन होना चाहिए। तो चूंकि इस बार भारत भी है इसका मेंबर, तो इस बार भारत का भी कुछ ओहदा यहाँ बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें 15 में से कम 9 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए सिफारिश के लिए। तो आप समझ गए UNSC के कुछ पावर्स को। हम जानते हैं कि UN जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग हैं, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में सामंजस्यता बनाए रखना, इसके अलावा विदेश स्तर पर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं उनके साथ बैठक करना, और विश्व में जो भी कार्य होते हैं उन सबको देखना होता है इसका UN सेक्रेटरी जनरल का। तो आपने समझा यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के सचिव का चुनाव कैसे होता है, UNSC क्या है, उनका रोल क्या है। अब बात करते हैं जो हमारे जो UN चीफ बन चुके हैं। पहले सबसे पहले बनाए गए ट्रिगवेली को, जो कि नॉर्वे से थे। यह 1946 से 1952 तक कार्यकाल में थे, जब तक इन्होंने रिजाइनिंग नहीं दिया। दूसरे हैं डैग हैमर्सगोल्ड, ये कहाँ के? स्वीडन के थे। ये 1953 से
1961 तक तब तक अपने कार्य पर रहे जब तक ये प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु नहीं होगी। तीसरा है यू थांट, जो कि बर्मा से थे, यानी कि म्यांमार। इन्होंने 1961 से, ये जो 1961 में इनको अपॉइंट किया गया था, दरअसल एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल किया गया था, यानी कि कार्यकारी महासचिव। लेकिन 1962 में इन्हें सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव बनाया गया था। इसी प्रकार से कूट वॉल्डेम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, यह 1972 से 1981 तक रहे थे। और उनके तीसरे कार्यकाल को किसने रोक लगाया था? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट है जेबियर पेरेज सेलुलर, जो कि पेरू के थे, 1982 से 1991। बुट्रस घाली, जो कि इजिप्ट के थे, 1992 से 1996। इनके सेकेंड टर्म को किसने रोक लगाया था? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। कोफी अन्नान, जो कि घाना के थे, 1997 से 2006 के बीच में थे। और सबसे लास्ट में जो थे बान की मून 8वें, कोरिया के थे, 2007 से 2016। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। तो ये पूरा टॉपिक इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है बिटकॉइन के बारे में। दरअसल एल साल्वाडोर विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने लीगली तौर पर बिटकॉइन का अपना मुद्रा माना है। वहाँ के संसद में 84 सीट है, जिसमें 62 सीट पर इनको वोटिंग दिया गया, यानी कि बिटकॉइन को मान्यता दी गई 62 लोगों के द्वारा। बात करें इसके मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ पर, क्योंकि देखिए बिटकॉइन तो काफ़ी डायनेमिक है और वोलाटाइल भी है ना। तो इसकी जो प्राइस अप डाउन हमेशा हो, तो क्या कोई अर्थव्यवस्था इसमें संभाल सकता है? नहीं। तो ये जो एल साल्वाडोर है, ये किस प्रकार से इसको इस प्रकार से मान्यता दिया है? दरअसल बात करें एल साल्वाडोर की, तो इसकी अब तक कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। ये ऐसा देश है जिसकी कोई मौद्रिक नीति नहीं है। इसकी जो मौद्रिक नीति है, इसकी कहाँ से चलती है? यूएस फेडरल रिजर्व, यानी कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा चलती है। लिखनी है कि इसने अपने जो मुद्रा है डॉलराइज कब किया? 2001 में ऑफिशियल तौर पर। तो 2001 में जब इसने डॉलर को अपनाया, उसके बाद से इसकी कुछ मौद्रिक नीति चलती है, वो भी यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा। तो इस प्रकार से यह रिस्क ले सकता है। लेकिन भारत जैसा देश है, भारत में इस प्रकार से रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बिटकॉइन यानी जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं ये काफ़ी वोलाटाइल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एल साल्वाडोर विश्व का पहला देश है जिसने इस डिजिटल करेंसी यानी कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी माना है। नेक्स्ट है दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 के बारे में। दरअसल ये जो मास्टर प्लान है इसे तैयार किया जा रहा है दिल्ली के विकास के लिए, जो कि 2041 को देख करके किया जाएगा। इस मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को तो मंजूरी दे दी गया और इसे पब्लिक डोमेन में भी रखा गया है। अब बात करते हैं इसमें आखिर है क्या। पहले देखते हैं हाउसिंग सेक्टर के बारे में। देखिए दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो आवास की सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे होती है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया कि आप उस प्रकार से आवास बनाएं जिस प्रकार से प्रवासियों को दिक्कत ना हो। दूसरा है यूजर पे प्रिंसिपल। ये जो यूजर पे प्रिंसिपल है, जैसे कि अभी जो है, अभी आप बाइक को निकाल के चलते हैं, कार, जो भी वाहन होते हैं आपके पास, वो लेकर चलते हैं और कहीं भी आप पार्क करते हैं तो आपको कोई वहाँ पर पेमेंट नहीं करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन हाँ, जैसे कि आप कोई मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आप पार्क करते हो, वहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन खुले स्थान पर तो आप पार्क करते हो, उसके पैसे तो नहीं देने पड़ते ना। लेकिन इसमें एक यहाँ पर प्रावधान किया गया है यूजर पे प्रिंसिपल, यानी कि आप अगर पर्सनल मोटर व्हीकल यूज करते हैं और कहीं भी पार्क करते हैं तो आपको उसके चार्ज देने होंगे। यह है मास्टर प्लान में पहला प्रावधान। दूसरा, इसके बाद है मिनिमाइज व्हीकुलर पॉल्यूशन, यानी कि जो व्हीकल से पॉल्यूशन उत्पन्न होते हैं उनको रोकने के लिए ये ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हरित ऊर्जा जो होते हैं उनको। इसके बाद एक और है इसमें टर्म ट्रांजिट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट, पारगमन उन्मुख विकास, यानी कि टीओडी को बनाना। ये क्या होते हैं आप इस तस्वीर में देखिए। जैसे कि ये जो भीड़ वाला पूरा इलाका है ना, ये भीड़ वाला पूरा, तो यहाँ पर लोगों को टहलने के लिए, पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो शहर का विकास इस प्रकार से किया जाए कि लोग आराम से चल सकें, साइकिल चला सकें, पैदल चल सकें, इस प्रकार से विकास किया जाए। यानी कि जहाँ भी इस प्रकार के बनाए जाते हैं स्टेशन, बस स्टैंड, तो वहाँ पर लोगों को चलने के लिए वहाँ पर उचित स्थान डिजाइन किया जाए। तो इसे कहते हैं टीओडी। इस प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो प्लान है उसमें पैदल चलने के लिए, बाइक से, या फिर यहाँ पर
साइकिल वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर जगह बनाई जाती है, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ सके, क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। इसमें आगे बतलाया गया कि यमुना रिवर है, यानी कि यमुना नदी, उनको उसकी जो स्थिति काफ़ी इम्प्रूव किया जाए, उसके वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा, यमुना जो नदी है उसके 300 मीटर के दायरे में, यानी कि ये दोनों तरफ क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा और बफर जोन बनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पर जो गंदगी आप नहीं फैलाएंगे इसके 300 मीटर तक के एरिया में। तो इस प्रकार से यमुना को स्वच्छ करने की बात की गई, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ग्रीन और ब्लू पॉलिसी है। ये जो ग्रीन और ब्लू पॉलिसी क्या होता है, ब्लू जो है, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है जिसकी वाटर बॉडी जैसे कि नदी जिसमें शामिल हो गई यमुना, कैनाल, नहर, पॉन्ड्स, वेटलैंड, फूड प्लेन, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इसी प्रकार से ग्रीन में कौन आ जाएंगे, ट्री, लॉन, हैंड ग्रोथ, पार्क, फील्ड, फॉरेस्ट, इन सबको बढ़ावा देना या फिर इन सब का विकास करना। तो यह है ग्रीन और ब्लू पॉलिसी। तो आपने समझा दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में। नेक्स्ट है G7 समिट। दरअसल 12 और 13 जून को G7 का जो समिट है वो होने वाला है, वर्चुअल होने वाला, तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। ये जो G समिट है ये 7 लोगों का ग्रुप है। कौन कौन इसमें शामिल है, यूनाइटेड नेशन, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी और जापान। यानी कि यूनाइटेड, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से 2 देश आते हैं, कौन, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। यूरोप से 4 देश, कौन कौन, फ्रांस, यूके, इटली और जर्मनी। और एशिया से 1 देश है मात्र, वो है जापान। तो आपने समझा, यहाँ 3 महाद्वीपों से ये मेंबर आते हैं, 7 मेंबर, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। यहाँ से 2 राष्ट्र, यहाँ से 4 राष्ट्र और यहाँ से 1 राष्ट्र। ये जो G7 समिट है इस वर्ष का, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है ब्रिटेन। और उसके द्वारा न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री को बल्कि ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी इनवाइट किया गया है G समिट में। यानी कि G7 समिट में भारतीय प्रधानमंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कोरिया के प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इस वर्ष का जो थीम है बिल्ड बैक बेटर, जो नाम रखा गया बिल्ड बैक बेटर। ये जो G7 समिट है इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार भाग लेंगे। पहली बार वे 2019 में भाग लिए थे जब यहाँ पर फ्रांस में हुआ था ये समिट G7 का, और 2020 से तो वर्चुअली चल रहा है। बात करें सबसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने G7 में भाग लिया था, वे कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन उस समय जो है G7 नहीं था, उस समय क्या था, यह G8 था। यानी कि उस समय तो 2014 से पहले रसिया तो इसका भाग था ना, 1998 से 2014 तक रसिया इसमें था शामिल, लेकिन ये जो है रसिया को 2014 में हटा दिया गया था इसे, तब से ये G7 है। तो यानी कि दो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वे इसमें भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। तो इसे भी याद रखिएगा, मेंबर आपको याद होंगे ना, 3 महाद्वीप से कौन कौन है। नेक्स्ट है अरब इंडिया एनर्जी फोरम के बारे में। दरअसल यह पहला अरब इंडिया एनर्जी फोरम है जो कि अब खत्म हो गया। इस प्रथम अरब इंडिया एनर्जी फोरम की अध्यक्षता कौन कर रहा था, इंडिया और मोरक्को। यहाँ देखिए ये मोरक्को, तो इंडिया और मोरक्को इसकी अध्यक्षता कर रहा था, और भारत की तरफ से हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें दोनों यानी कि 22 राष्ट्र टोटल है, इसमें अरब लीग में या फिर अरब नेशन आप बोल सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। लेकिन एक यहाँ पर कमी है वेस्टर्न सहारा की इस मैप में, तो यहाँ पर 22वां जो देश है वो कौन होगा, वेस्टर्न सहारा। एक मिनट, तो ये 21 राष्ट्र, ये जो अरब देश होते हैं इसमें आप देख सकते हैं पहले कौन कौन है। इसमें टोटल 22 राष्ट्र शामिल हैं। यहाँ पे अफ्रीका और ये जो है हमारे पश्चिमी एशिया में उसके देश यहाँ पे शामिल होते हैं। तो इसमें 22 और प्लस एक यानी कि इंडिया, तो अरब इंडिया एनर्जी फोरम है। इसमें जो मैप में दिया हुआ है एक ही राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पर एक और है, वो कौन है, वेस्टर्न अफ्रीका, वो इसमें शामिल किया गया इस मैप में। तो टोटल अरब में 22 राष्ट्र हैं। तो इनके द्वारा पहला सबमिट किया गया फर्स्ट एडिशन है ये अरब इंडिया एनर्जी फोरम के बारे में।
ये जो फोरम है इसमें सभी राष्ट्रों ने, भारत और इन 22 राष्ट्रों ने मिलकर के अपनी नॉलेज शेयर किए, एक्सपर्टीज़ को बताएं और एनर्जी सेक्टर को किस प्रकार से आगे ले जाना है उसके बारे में इस पर चर्चा हुई। नेक्स्ट टॉपिक है काजी कुंड बनिहाल टनल के बारे में। ये जो टनल है इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और ये टनल जो क्या है, ये बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी कि BOT जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक नहीं बल्कि एक थीम होता है अर्थव्यवस्था में, उसके आधार पर इसे बनाया गया है। यानी कि सरकार ने क्या किया कि बिल्ड करने के लिए किसी प्राइवेट क्षेत्र को दे दिया, ऑपरेट भी वही करेगी और ट्रांसफ़र किसको कर देती है, वह सरकार को कर देती है। तो यह है BOT बेसिस के आधार पर। ये जो है कहाँ पे है, यह पीर पांजाल रेंज में है और इसकी जो लंबाई है 8.5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। बनिहाल गाजीकुंड रोड टनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है बनिहाल और काजीकुंड को जोड़ेगा। इस मैप में आप देखिए, ये है बनिहाल और ये काजीकुंड, इसके बीच में ये टनल बनाया गया है। ये कहाँ पे है, ये है पीर पंजाल रेंज में। ये पीर पंजाल रेंज यहाँ पे पड़ता है, आप देखिए यहाँ पे ये है ग्रेटर हिमालय और ये शिवालिक रेंज, इन दोनों के बीच में है पीर पंजाल रेंज। ये जो पीर पंजाल रेंज और पीर पंजाल दर्रा भी है तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। ये जो बनिहाल काजीकुंड रोड टनल है, दरअसल इसे शुरू किया गया था वर्ष 2011 में और इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है और ये जगह अब शुरू हो रहा है, यानी कि 10 वर्ष लगभग लग गए, है ना। तो नेक्स्ट है पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में। ये जो पक्के या फिर पाखुई टाइगर रिजर्व है, UPSC के द्वारा पक्के की जगह पाखुई इस्तेमाल किया गया था 2017 के एग्ज़ाम में। तो ये जो है क्यों चर्चा में है, दरअसल वहाँ पर 200 जो वर्कर्स हैं, यानी कि इस पार्क में रहने वाले 200 वर्कर्स, वे अब हड़ताल पर चले गए, अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे। क्यों, दरअसल उनको दिसंबर 2020 से पेमेंट नहीं दिया गया था। तो ये न्यूज। अब हम बात करते हैं पक्के टाइगर रिजर्व की। तो ये पक्के या फिर पाखुई टाइगर रिजर्व यह कहाँ पे है, दरअसल पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ ये है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित एक टाइगर रिजर्व है। बात करें इस टाइगर रिजर्व की, तो इसे वर्ष 2016 में इसे अवार्ड दिया गया था, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। ये और इस पाखुई टाइगर रिजर्व यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व को 23 अप्रैल 2002 को 26वां टाइगर रिजर्व यानी कि देश का 26वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के ये दक्षिणी स्लोप, यानी कि इस प्रकार से ये जो मैप है आप इसे देखिए, तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से इस प्रकार से एंट्री करती है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो इसके दक्षिणी स्लोप यहाँ पर ये है कौन, पाखुई टाइगर रिजर्व। तो आपने समझा ये कहाँ पे है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।